तो डॉक्टर कफील खान को कल देर रात इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद घंटों बाद रिहा कर दिया गया। रात करीब 12 बजे उन्हें रिहा किया गया। रिहाई के बाद डॉक्टर कफील खान ने अदालत का शुक्र अदा किया और साथ ही कहा कि उन्होंने जिन लोगों ने उनके लिए आवाज उठाई है उनके वो सदा आभारी रहेंगे। डॉक्टर कफील खान ने इसके साथ ही आशंका जताई कि सरकार उन्हें फिर किसी मामले में फंसा सकती है। पिछले साल अलीगढ़ में CAA के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वो 7 महीने से जेल में बंद थे। हाईकोर्ट ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA हटाने का भी निर्देश दिया है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कफील खान। डॉक्टर कफील, आपको बहुत मुबारक हो, जेल से बाहर आए आप 7 महीने बाद और बाहर आके आपकी जो खुशी है वो देख रहे हैं हम। लंबी दाढ़ी हो गई है वैसे भी आपको। ये बताइए कि इस दौरान जो आपने ये डर बताया है, क्योंकि एक के बाद एक आपको किसी न किसी मामले में जेल में रहना पड़ा है, तो ये आपको खौफ बना हुआ है अभी भी कि सरकार फिर किसी मामले में आपको अंदर डाल सकती है जेल में? क्यों आपको ये डर है कि सरकार आपके पीछे है? नहीं, जब मुझे मुंबई एयरपोर्ट से 29 जनवरी को STF ने उठाया था तो 48 घंटे तक मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया और मुझे लग रहा था कि ये मुझे इनकाउंटर में मार देंगे। तो इसीलिए मैंने उस वक्त जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होकर ये बात रखी थी और मजिस्ट्रेट ने अपने ऑर्डर में जब मुझे ट्रांजिट रिमांड में मुंबई से मथुरा भेजा तो ये लिखा उन्होंने कि इनको जो है यूपी पुलिस से खतरा है जान का, शायद इसलिए उन्होंने मुझे मारा नहीं तो आप ये सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में मुझे 2.5 साल करीब मुझे जेल में रखा। 9 महीने BRD ऑक्सीजन ट्रेजेडी में, 2 महीने अलीगढ़ के इंसिडेंट के बाद और फिर 8 महीने इस बार। तो मुझे ये लगता है कि योगी सरकार ये चाहती है कि मैं उन 70 बच्चों की बातें ना उठाऊं, इस वजह से मुझे जो है बार बार ये जेल में रखते हैं। और शायद जब हाई कोर्ट उनको बार बार तमाचा मार देता है तो मुझे लगता है कि तो इतनी लंबी जेल में रहने के बाद क्या अब आपकी हिम्मत जवाब दे रही है कि आप वो बातों को नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से? I won't bend. I would always ask this कि अगर हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि डॉक्टर कफील इज नॉट अ मर्डरर, अगर इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अपनी रिपोर्ट ये आती है कि डॉक्टर कफील इज नॉट अ मर्डरर, तो हु किल्ड दोज 70 किड्स? किसी ने तो 70 बच्चों को मारा, उनके पेरेंट्स को कौन जवाब देगा? तो मैं वो क्वेश्चन हमेशा पूछता रहूंगा जब तक रियल कल्प्रिट्स जिन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई बंद की और बच्चों को मारा है वो सामने नहीं आते। हालांकि जब आपको जब जेल के अंदर भेजा गया था, अलीगढ़ में जो आपका भाषण था CA के खिलाफ, उसको सामने रखकर नहीं आपको भेजा गया था जेल के अंदर। मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो आप जेल के अंदर है डॉक्टर कफील 7 महीने 8 महीने, जरा उसके बारे में जिक्र कीजिए, बताइए। आप मथुरा की जेल में थे, उत्तर प्रदेश में ही। इट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस दिस टाइम। करीब 554 की कैपेसिटी है और 1600 कैदी थे। तो जो हमारे प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं वो इम्पॉसिबल था। एक छोटे से बैरक में जिसकी कैपेसिटी 40 लोगों की थी, करीब 150 हम लोग प्रिजनर थे और एक टॉयलेट हुआ करता था और करीब करीब घंटों लाइन लगना पड़ता था टॉयलेट जाने के लिए। और उसके बाद जो है सोने के लिए आपको शायद कब्र में जो है कब्रिस्तान में कब्र में आपको उतनी जगह मिल जाए, लेकिन वहां पे उतने सोने के लिए हमें जगह नहीं मिलती थी। और इसके अलावा मुझे जो कई बार जो है फिजिकली टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, 4-4 5-5 दिन खाना नहीं दिया, भूखा रखा। मेरी अटर्नियों ने रो दिया था और उनकी यही डिमांड रहती थी कि आप जो है BRD ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बारे में कभी बात नहीं करोगे। डॉक्टर कफील, आपने अपना समय वहां पे कैसे गुजारा? क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, और आपने बताया इतनी भीड़ थी जेलों में, वहां पे लोग कैदी बीमार भी पड़ते होंगे। क्या आपने कुछ उनका इलाज भी किया, या थोड़ा बताइए कि समय कैसे आपने वहां पे गुजारा? आप कुछ पढ़ते थे, लिखते थे? बुक्स पढ़ के मैं जब कोरोना वायरस इंडिया में आया नहीं था और जेल जाने से पहले 27 जनवरी को ही मैंने YouTube पे अपना एक वीडियो डाला था कि क्या कैसे बचना है आपको कोरोना वायरस से। तो फर्स्ट केस जो है 30 जनवरी को आया था। इसके बाद मैंने जेल से ही 19 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था, जिसमें मैंने कल लिखा था कि 30 से 40 लाख केसेस जो हैं वो इंडिया में आ सकते हैं
हम लोग थर्ड स्टेज में यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में हम उसे रोक नहीं सकते। हालांकि सरकार अभी भी उस बात को मानती नहीं है, कहती रहती है कि हम कम्युनिटी स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम लोग, आपने अभी अभी मैं आपकी हेडलाइन सुन रहा था, 37 लाख पार कर चुके हैं, ब्राजील को भी हम पार कर जाएंगे। तो मैं लोगों को मास्क पहनने के लिए लोगों को उकसाता था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैं बाहर जेल से आ जाऊं और उसके बाद मैं कोरोना वायरस के तरह काम करूं। मैं आज भी एनडीटीवी के थ्रू आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि जो 3 साल से मुझे सस्पेंड किया गया है, मुझे मेरी नौकरी वापस कर दें, क्योंकि सारी इंक्वायरियां खत्म हो गई हैं, और मुझे एक रिसर्च करने का मौका दें, तो शायद मैं कोरोना वायरस की कोई दवा खोज सकूं और शायद मैं वैक्सीन के लिए, टीके के लिए मैं अपने आप को वॉलंटियर की तरह यूज करा सकूं। जी, आप क्या वापस अब अगर आपकी नौकरी बहाल भी नहीं होती, लेकिन आप वापस अपनी प्रैक्टिस करना चाहेंगे, बजाय इसके कि जैसे आपने सीए के खिलाफ आवाज उठाई, वो एक एक्टिविज्म, उस पर कोर्ट ने अब कहा है कि वो भड़काऊ भाषण नहीं था, पर आपको अगर भी अफसोस होता है कि आप अपना जो मेन प्रोफेशन छोड़कर इन चीजों में गए, जिसकी वजह से आपको फिर जेल जाना पड़ा? नहीं, आप देखिए, सीए जो था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं था, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला था, और मैं सीए के खिलाफ नहीं था। सीए प्लस एनपीआर एनआरसी का जो क्रोनोलॉजी हमारे होम मिनिस्टर ने बताई थी, मैं उसके खिलाफ था। और जो भड़काऊ भाषण की बात करते हैं, ये 45 पेज का जो सीजीआई ने ऑनरेबल गोविंद माथुर ने ऑर्डर किया है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर कफील हैज टॉक्ड अबाउट यूनिटी, इंटीग्रिटी, अबाउट हेल्थ, अबाउट एजुकेशन, अबाउट एम्प्लॉयमेंट। तो मैं रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरी की बात करता हूं। तो ना ही मैंने कोई ऐसी, नॉट अ आयोटा ऑफ एनी इन माय स्पीच आई हैव टॉक अबाउट हेट्रेड एंड वायलेंस। जी, तो मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की है, ना मुझे बचपन से कभी सिखाया गया है। मैंने उसमें साफ साफ कहा गया है, बचपन से मुझे यही सिखाया गया है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। डॉक्टर कफील जी, बिल्कुल, हमने 130 से ज्यादा कैंप किए और 50,000 से ज्यादा बच्चों को देखे। कभी नहीं मैंने सोचा कि ये हिंदू का बच्चा है, मुसलमान का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है। अभी भी आज मैं 2-4 दिन अपनी फैमिली के साथ मिलने के बाद हम लोग जो है 5 तारीख से बिहार में और उसके बाद आसाम में, जो कि बाढ़ के बाद महामारी आने की संभावना है, बाढ़ आता है तो डिस्ट्रक्शन फैला देता है, लेकिन उसके बाद जो है सारी बीमारियां आती हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, डायरिया, कॉलरा, वो सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो हम लोग वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां पे कैंप अरेंज करें और मैं अपना फिर से अपने प्रोफेशन में वापस आ सकूं। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि आप जाना चाहते हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में, किस तरह अभी तो आप आए हैं, और जो कल रिहाई आपकी देर रात हुई है, थोड़ा वो भी बता दीजिए। 12 घंटे आदेश आ गया था, उसके भी 12 घंटे के बाद आप फाइनली देर रात रिहा हो पाए, तो परिवार में सब बहुत सुकून, राहत की सांस ले रहे होंगे। जी, बहुत सुकून से सांस लेना। मैं खुद बहुत खुश हूँ, और आपको ये बता दूं कि ये यही दर्शाता है कि डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा संकट में है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ मथुरा कह रहा है कि मैं नहीं मानूंगा जब तक डीएम ऑर्डर नहीं करेगा। डीएम ये कहता है कि जो है जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाएगा मैं इस ऑर्डर को रिसीव नहीं करूंगा। तो ये दोनों कहानियां चलती रही, और ये बीच में ये कोशिश करते रहे कि कुछ लड़कों को अलीगढ़ के इंसाइट करके मेरे खिलाफ बयान दिलवा दें और फिर से मुझे किसी मामले में फंसा दें। वो जब नहीं हो पाया, और चूंकि 12 बजे की डेडलाइन थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो 11:55 पे मुझे जेल से निकाला गया। जी, तो एक डर तो बना रहता है लाइफ में, पर कहते हैं ना कि इस जुल्म के दौर में जुबान खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप हो जाएंगे तो बोलेगा कौन। लेकिन आपने बाल हट का भी इस्तेमाल किया, आपने उस शब्द का इस्तेमाल किया कि बाल हट है, जरा वो भी समझा दीजिए, क्यों कहा आपने ये? हम लोग जो है रामायण देखते थे, कृष्णा की जी के नगरी में था मैं, और हम लोग का 9 बजे से 10 बजे का रूटीन था जेल में कि सारे लोग बैठ के, सब लोग सब जाति के साथ, सारे धर्म के बैठ के रामायण देखते थे।
तो जब उत्तर रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने उस वक्त जब श्री रामचंद्र जी ने बाण उठा लिया था श्री लव कुश के खिलाफ ही, तो उस वक्त महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि राजा का धर्म राजधर्म होता है, राजहट नहीं। तो यहाँ तो हमारा राजा राजहट को छोड़ के बालहट पे आ गया है और एक ऐसे जूनियर ऑफिसर के पीछे पड़ गया है बुरी तरीके से कि उसको जो है, आप यकीन कर लीजिए कि 9 लोग जेल गए थे बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजिडी के बाद। 8 लोगों को नौकरी मिल गई है, लेकिन मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्लीन चिट के बाद, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्लीन चिट के बाद भी सस्पेंशन रखा गया है। मुझे इस बात पे जेल भेज दिया जाता है कि मैंने कोई स्पीच दे दी है यूनिटी के लिए, जो कि चीफ जस्टिस कहता है। उसके बाद एनएसए लगा दिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मुझे टेररिस्ट बना जाता है। जेल में 5-5 दिन तक खाना नहीं दिया गया जी। मैं खुद भूखा, मेरी अतड़ियां सूख जाती थी और मैं रोता था। वो चाहते थे कि मैं उनका पैर पकड़ के बिल्कुल सॉरी somebody called, इट वाज हॉरिबल। सो इसलिए मैं कहता हूं कि एक राजा की प्रजा तो सब कुछ होती है, वो उसके लिए कोई जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखता है। बिल्कुल। तो मेरे समझ में मेरा राजा जो है वो बालहट पे ही। दिलचस्प बात आपने कही कि जो राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए वो उसे छोड़ के बालहट पे बैठे हैं। और मैं वही सोच रही थी कि आखिर आप इतने अहम क्यों हैं यूपी सरकार के लिए कि आपके पीछे पड़ गई है यूपी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए डॉक्टर कफील। थैंक यू अ लॉट।